बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो आरसी सर्किट्स के बारे में है विद एसी सप्लाई, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रेजिस्टर और कैपेसिटर को इकट्ठा जब एसी सप्लाई के अंदर लगाया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। ये जो टॉपिक है ये कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2 वालों के लिए, PH5402 BS फिजिक्स और स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 एंड माई सेल्फ मोहम्मद ईशान यकूब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था किस तरह जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं और आरएल सर्किट जो है अगर एसी सप्लाई के साथ अटैच किया जाए तो उसका रिस्पांस कैसा होगा, उसकी मैथमेटिक्स कैसी होगी, उसके सोल्यूशन कैसे होंगे, आफ्टर दैट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, करंट हमने फाइंड किया, उसकी मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन देखी, फिर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकाली हमने, टोटल अपोजिशन रेजिस्टर की तरफ से, इंडक्टर की तरफ से, फिर फेज डिफरेंस को स्टडी किया हमने, फिर उसके फेजेस को डेवलप किया, किस तरह से रिजल्टेंट फेजर बनता है और उसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम अपने उसी पुराने वाले लेक्चर के सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए सबसे पहले रिव्यू करवाएंगे कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जा सकते थे और हमने जो 2 कॉम्बिनेशन मेथड इस्तेमाल किया था उसका दूसरा पार्ट जो है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं आज। दूसरा पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू द आरसी इन एसी सर्किट, उसके मुताबिक होगा इफ वी आर रिप्लेसिंग द इंडक्टर विद द कैपेसिटर तो हमारे पास जो है वो आरसी रिस्पांस सर्किट के अंदर कैसा होगा उसको स्टडी किया जाएगा। उसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन और फेजर डायग्राम मेथड को सबको कैलकुलेट करके इन सारी खसूसियात को पढ़ने की कोशिश की जाएगी कि उसका करंट कैसा है, उसकी इम्पिडेंस कैसी है, उसका फेज डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके फेजेस कैसे हैं एंड आफ्टर ऑल एट द एंड हम आरएल और आरसी सर्किट को कंपेयर करके ये स्टडी करेंगे विच वन इज द बेटर एंड हाउ वी हैव अ कलेक्टिव रिस्पांस ऑफ आरएल सर्किट कैसा है और आरसी सर्किट कैसा है। इन सबको हम कलेक्टिवली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइम आवर रिव्यू प्रोसेस, वो है आरएलसी विद एसी सोर्स। अगर आपको याद हो तो हमने इन रेजिस्टर के लिए जो बिहेवियर होता है वो नोट किया हुआ है। दे हैव द सेम बिहेवियर, दे हैव नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। आपके पास जो वोल्टेज है और इंडक्टर है तो उसके अंदर वोल्टेज करंट जो है वो लैग करता होता है, वोल्टेज जो है वो लीड करते होते हैं। इन द कैपेसिटर फॉर्म वी हैव लीड ऑफ करंट एज पर वोल्टेज। हमारे वो वोल्टेज हैं वो लैग करते हैं कैपेसिटर की केस के अंदर और जो हमारे करंट्स होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं। सिमिलरली वी हैव फेजर्स फॉर दीज वन। आप देख सकते हैं फेजर ये इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रहा है, ये भी आउट ऑफ फेज है और ये 90 डिग्री वोल्टेज क्या कर रहे हैं जी, लैग कर रहे हैं। So similarly we have possible combination, two combination method देखा जाए तो RL का RL सर्किट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। Now we are interested with the RC सर्किट और हम RC सर्किट आज पढ़ना चाहते हैं कि इन दोनों को मिला के हमारे पास जो नया सर्किट बन रहा है वो RC सर्किट है। जिस तरह पिछले सर्किट के अंदर RL सर्किट पढ़ा था तो उसके अंदर इंडक्टर का बिहेवियर डोमिनेंट आ गया था, तो इस दफा वाले सर्किट के अंदर ये भी सपोज किया जा सकता है कि हमारा जो आरसी सर्किट होगा वो उसके अंदर भी जो हमारे कैपेसिटर का बिहेवियर होगा या कैपेसिटर का जो रिस्पांस होगा वो डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू दी resistor. So similarly we will in our next lecture we will study the RLC circuits और 3 combination method को इस्तेमाल करेंगे और उनके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द आरसी इन एसी सर्किट। तो इस दफा हमने क्या करना है, इंडक्टर की जगह हमने सिर्फ कैपेसिटर को रिप्लेस कर देना है। जैसा कि आप इस मेथड के अंदर देख सकते हैं, कंसीडर अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ एसी सोर्स, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। हमने रेजिस्टर है, इंडक्टर था पिछले लेक्चर के अंदर, हमने यहाँ पे रिप्लेस करके कैपेसिटर कर दिया। ये हमारा एसी सोर्स है और ये इनपुट वोल्टेज है। आज इस दफा जो हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी वो वी आर क्रॉस है, यहाँ पे हमसे गलती होगी, यदि यहाँ पे वी एल नहीं आना था, यहाँ पे वी सी आना था, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर है। और हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या क्या करना चाहते हैं वो भी देख लें। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, फेज डिफरेंस है और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है। ये 3 चीजें मेन है जिसको हम निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने 3 तरीकों वाले सॉल्यूशन के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड द फिगर डायग्राम। हम सबसे पहले मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। मैथमेटिकल सॉल्यूशन पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अमूमी तौर पे 3 तरह का होता है, बट हम अपने इस लेक्चर के अंदर
दो तरह के सोल्यूशन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला तरीकाकार है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच के अंदर हमने जैसे इंडक्टर की दफा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की थी, सिमिलरली हम इस लेक्चर के अंदर भी वैसा ही काम करेंगे। आप देख सकते हैं सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी ड्रॉप के बराबर होंगे, तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू के वी एल वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी टी अप्लाइड वोल्टेज आ जाएंगे। वी आर और वी सी की वैल्यूज पुट करें और वी टी आपके सामने वी नॉट सी मेगा डी है, इसको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट आई आर टी is basically the IRT plus IT XC, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस XC से लिखी जाती है, V नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डेवलप होगी। अब हमने स्टेप बाय स्टेप इन दोनों की इक्वेशंस की करंट्स की वैल्यू को पुट करना है। IR कैसा था, IC कैसा होता है, ये पिछले अभी वाले लेक्चर में भी शुरू में हमने बताया कि ये जो है IR साइन ओमेगा टी है और ये IC जो है ये जाहिर बात है लीड कर रहा होगा तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होगा, तो उस हवाले से हम रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करने के साथ ही आपके पास वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस आई नॉट एक्स सी कॉस ओमेगा टी माइनस 5। आप ये पूछेंगे कि शुरू वाले हिस्से के अंदर हमने फाई नहीं रखा और अब हम जब इसको कलेक्टिवली ऐड करें तो अब हमने यहाँ पे करंट की वैल्यूज के अंदर फाई ऐड कर दिया हुआ, तो ये कैसे है, ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि कलेक्टिवली, जाहिर बात है ये तो हम इंडिविजुअल इक्वेशंस यूज कर रहे हैं जो ऊपर जो शुरू में हमने बताया है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा कोई ना कोई वो फाई एंगल से आ जाएगा या फेज से होगा, तो हम कलेक्टिवली सपोज कर रहे हैं कि वी हैव अ कलेक्टिव फेज डिफरेंस और दैट इज द फाई। उस हवाले से हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। आपके पास आई नॉट पिछले लेक्चर की तरह आई नॉट कॉमन ले लें आप और रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, तो आपके पास ये सेम वही इक्वेशन डेवलप हो जाएगी जो हमने पहले इंडक्टर वाले केस के अंदर की हुई है। आपने वही वाली सेम इक्वेशन को उठाना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यू हैव अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और इसके अंदर आपके पास वही वाली सेम सिचुएशन यूज की जा सकती है, वही सोल्यूशन है आपके पास। और उसके अंदर आप देख सकते हैं वी नॉट साइन मेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट आर, या यहाँ पे ए की तरह आर वही है और इस दफा बी की बजाय बी की जगह एक्स सी पुट किया जा सकता है एंड वी हैव अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दैट, कि जो आपके पास ये कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। वी नॉट साइन मेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी साइन मेगा टी आ जाएगा और साइन मेगा टी दोनों साइडों से कट सकता है, तो वी हैव हियर वी नॉट आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, तो ये हमारी टोटल ऑपोजिशन आ जाएगी। दिस टोटल ऑपोजिशन जो है इज नोन एज इम्पीडेंस आई नॉट वी ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर आ जाएगा एंड वी हैव हियर z is equal to v r square plus xc आ जाएगा। so this is the total impedance of the circuit और उसके मुताबिक ये सॉल्व किया जा सकता है। so फेज जो है वो निकालने का तरीका वही है जो पहले भी हमने यूज किया, tan इनवर्स b ओवर a, so xc ओवर r, और ये हमारा जो tan इनवर्स है वो सॉरी फेज जो है वो tan इनवर्स xc ओवर r के फॉर्म में निकाला जा सकता है। xc की वैल्यू आपको पता होती है 1 ओवर मेगा c है, वो पुट की जा सकती है और डिफरेंट न्यूमेरिकल जो है इससे रिलेटेड बनाए जा सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम इंशाल्लाह करते जाएंगे। तो इस तरह आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच यूज करते हुए इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं जैसा कि हमने इंडक्टर की फॉर्म में निकाला है। बट आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंशियल मेथड को यूज करते हुए इक्वेशन अप्रोच को यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच को यूज करते हुए हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और करंट की वैल्यू को, फेज को और इम्पीडेंस को सॉल्व निकाल सकते हैं। तो वेरी सिंपल टेक्निक, वही केवीएल आपने लगाना है अकॉर्डिंग टू द केवीएल, वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी इंटू टी, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। वी आर की बजाय आपके पास होगा आई आर, सो वी हैव पुटिंग द वैल्यू, और वी सी की बजाय आपके पास क्या है यहाँ पे इस दफा क्यू टी ओवर सी है। सो इसको पुट करें आई आर प्लस क्यू टी ओवर सी इज इक्वल टू वी नॉट, so IR can be written as dq over dt, so you can write it as dq over dt is equal to I, and it could be write as q prime, so equation 2 becomes as dq over dt r plus qt over r v naught sin omega t. Here should be noted that this q is the function of t,
नॉट मल्टीप्लाइंग विद द टी, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि क्यू जो है वो एक चार्ज है और चार्ज जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टी लिया गया हुआ है, तो उस हवाले से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इस सारे सोल्यूशन के अंदर आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, आर को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइडों पे, तो होगा क्या जी, यहाँ पे आ जाएगा आर सी, यहाँ पे वी नॉट ओवर आर आ जाएगा, so we becomes as q prime is equal to 1 over r c q plus v naught over r sin omega t। इक्वेशन नंबर 4 becomes हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारी, उसके अंदर एक डेरिवेटिव, उसमें एक डेरिवेटिव आता है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कह देते हैं कि इट इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया जा सकता है, y प्राइम प्लस पी एफ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है और ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए काम आती है। आप देख सकते हैं कि q प्राइम इसके साथ रिलेट कर रहा है और ये आपके पास y q की जगह आ रहा है, p ऑफ x जो है वो आर सी है, v नॉट ओवर साइन ओमेगा टी q ऑफ x है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, वही पुराना मेथड जो आपने इंडक्टर के लिए इस्तेमाल किया था उसकी जगह आपने सिर्फ और सिर्फ इस सारी इक्वेशंस को पुट कर देना है और इसको सॉल्व करके जब आप q की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाता है। आपको ये सोल्यूशन चाहिए तो मैंने ये सपोर्टिंग मटेरियल के ऊपर के तौर पे आपके पोर्टल पे पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है। आप इस वीडियो को जो है वो देख के, इस लेक्चर को देख के और उसके मुताबिक उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है तो मुझसे लाजमी पूछें, इट्स मोस्ट वेलकम। और ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। इसको निकालने का तरीकाकार जो है वो हिंट बहुत आसान है, जिस तरह हमने पहले बताया था। आपने कंप्यूट द इंटीग्रेशन फैक्टर कंप्यूट करना है। इंटीग्रेशन फैक्टर जो है यहाँ पे 1 ओवर आर सी डी टी के हिसाब से निकाला गया और ये इंटीग्रेशन फैक्टर है एक्सपोनेंट टी ओवर आर सी के। आपने इसी इंटीग्रेशन फैक्टर को इक्वेशन नंबर 4 से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइडों से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के साथ, और आपके पास क्या जी एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी जो इंटीग्रेशन फैक्टर सॉल्व मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीग्रेट कर दी जाएगी डी ओवर डी टी के हिसाब से। जब वो इंटीग्रेशन की जाए तो उस इंटीग्रेशन को जस्ट सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। फिर भी आपको पता ना चले तो अपने सपोर्टिंग मटेरियल पे जाइएगा, वहां पे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगी। द सेकंड थिंग इज दैट कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द चार्ज वैल्यू, वी एक्चुअली इंटरेस्टेड विद द करंट वैल्यू। तो इस इक्वेशन, इस सोल्यूशन का आपने क्या करना है, टाइम डेरिवेटिव ले लेना है एक दफा। फिर आप यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी क्यू ओवर डी टी बिकम्स करंट हेयर, और आपके पास ये वाली साइड जितनी भी है दिस इज अ कांस्टेंट वन, एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और ओमेगा जो है बाहर आ जाएगा। तो योर इक्वेशन नंबर बिकम्स आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा वी नॉट सी, ये सारे का सारा cos ओमेगा टी, और इधर वाला एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। so this is your current value that we are calculating here. Okay, after that we have a graphical solution of the our situation circuit जो है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसका ग्राफिकल सोल्यूशन हमारे सामने है। इफ यू नोटिस दैट फॉर दिस साइड यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर था और कैपेसिटर जो है अपना लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। लीडिंग रोल किस तरह से प्ले कर रहा है कि इस दफा करंट जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहा है, और कैपेसिटर की खूबी है कि इसके अंदर करंट लीड करता है और वोल्टेज क्या करते हैं, लैग करते हैं। सो यू कैन सी दैट इजीली here we have a lead of the current by the angle of phase phi, and the voltage are lagging behind the current with the same angle phase phi. This shows that instantaneous current in the RC circuit leads the voltages by the phase angle phi. तो ये phase difference जो हमने suppose किया था ये इसके अंदर मौजूद है और इसको निकाला जा सकता है। Now we are discuss about the phasor diagram. अगर हमने R और C को इकट्ठा लगा दिया सर्किट के अंदर तो इसकी फेजर डायग्राम कैसे बनेगी। हालांकि R की अगर अकेले की देखी जाए तो ये फेजर डायग्राम है, अगर आप देखें फेजर डायग्राम कैपेसिटर के लिए तो ये बनती है। इसके अंदर करंट और वोल्टेज लीड नहीं करते, इन फेज है। इसके अंदर वोल्टेज लैग कर रहे हैं और करंट जो है वो 90 डिग्री पे क्या करता है जी, लीड कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन हियर, अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करवाते हैं और इनका रिजल्टेंट लेने की कोशिश करते हैं जैसे हम इंडक्टर के लिए किया था, सो दिस इज द वोल्टेजेस फॉर द केस ऑफ रेजिस्टर, दिस इज द वोल्टेजेस फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर,
सो वी हैव अ सिंपल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं इनको, अगर मैं किसी के ऊपर उठा के भी रखता हूँ तो ये एक सिंपल फिगर बनेगी जो ओवरलैप करके बनती है। अगेन वी हैव टू अप्लाई दी हेड टू टेल रूल टू कंप्यूट द रिजल्टेंट फेजर। तो आप इस फेजर को, बिकॉज फेजर आर जस्ट लाइक वेक्टर, और रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं जो ओमेगा की रफ्तार रोटेशन फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे होते हैं। सो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड वी ट्रांसफॉर्म दैट, और ये जो है यहाँ पे लिख दिया गया। अब ये फर्स्ट वेक्टर, दिस इज आवर सेकंड वेक्टर, ये पहले का हेड है, दूसरे की टेल है। तो आप इस तरह से एक पहले की टेल से लेकर दूसरे के हेड तक एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं एंड दिस बिकम्स द रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट गिव यू द टोटल इफेक्ट ऑफ द सर्किट। और ये जो रिजल्टेंट है ये है जी फाई एंगल, दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। इनके दरमियान रिजल्टेंट इफेक्ट को स्टडी करने के लिए जो फेज बनाया गया है ये उससे रिलेट करता है। आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये बताता है अगर दो साइडें पता है तीसरी नहीं पता तो आप इसका क्या ले सकते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। और हाइपोटेनस जो है एक्चुअली द टोटल वोल्टेजेस है, रिजल्टेंट वोल्टेजेस है, और v इज इक्वल टू आई जी है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए z को फाइंड आउट कर सकते हैं। और z जो है हमारे पास इस वोल्टेज ट्रायंगल से क्या निकलता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये वही सोल्यूशन है जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से भी मिल रहा है और इस फेजर डायग्राम अप्रोच से भी मिल रहा है। तो हम इनसे दोनों से ये कर सकते हैं। अगेन वी हैव अ current and voltage are out of phase and the voltage lags by 90 degree. Sorry, again we have a problem here, that I again sorry for that, this is not the 90 degree, ये 90 degree नहीं है, actually this is the 5, और ये 5 फेज डिफरेंस से लैग करता है वोल्टेज, और ये करंट जो है वो लीड कर रहा होता है इतने वोल्टेज के साथ। तो काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। Now we want to compare them. We have a RL circuit, we have we have RL circuit, we have RC circuit. Now we want to compare that कि इन दोनों के सोल्यूशन कैसे हैं और ये सब कुछ। अगर हमारे पास RL सर्किट होता है तो उसका करंट फ्लो जो है वो इस सेंस में करता है और हमारे पास उसके जो फेजर और उसकी इम्पिडेंस जो है वो इसके मुताबिक लिखी जाएगी, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा भी है। So in the same way we have a problem with that कि आपके पास जी, तो अगर आप देखें तो ये है, इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम हुआ है कि आपका ये जो है ये वाला हिस्सा इज फॉर द केस ऑफ दिस सर्किट, ये सर्किट को फॉलो करता है जी। और ये वाला जो पार्ट है इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी रहे समझने में भी और देखने में भी। वो ये है कि आप इसका जो पार्ट है इट्स रिलेटेड टू द इंडक्टर, और ये इंडक्टर के लिए है। तो ये इंडक्टर वाला हिस्सा ये है। तो आई सॉरी फॉर दिस। इंडक्टर जो है उसकी ये सोल्यूशन है जी, ग्रीन वाला। तो ये इंडक्टर का करंट की वैल्यू निकल आई हमारे पास, मैथमेटिकल सोल्यूशन निकाल लिया हमने, और ये उसके फेजर्स हैं और उसके अंदर ये वोल्टेज लीड कर रहे हैं और उसकी इम्पीडेंस जो है वो ये है। इट्स फॉर द केस ऑफ इंडक्टर एंड फॉर द केस ऑफ यू कैन से द कैपेसिटर। जब आपने एक आरसी सर्किट लिखा हो तो फिर क्या होता है आपके पास, ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। वेरी सिंपल मेथड कि आपके पास आरसी सर्किट है और आपने इनपुट दी हुई है, तो उस इनपुट का और इस करंट का क्या बिहेवियर है, ये लीड कर रहा है। ये और ये आपस में इन फेज तकरीबन रहते हैं और उस हवाले से वोल्टेज लीड कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो है आप इन सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। और उस हवाले से आप ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह और ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है आर और सी की सिर्फ वैल्यूज के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि एक्स सी जो है एक्चुअली 1/ओमेगा सी है, इसी तरह से
ये भी RL की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और XL जो है वो मेगा L है। तो इनडायरेक्टली वी आर डीलिंग विद दी कंपोनेंट्स वैल्यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम देता है कि आप बताएं किस वैल्यू के ऊपर जो है या किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो इस सर्किट की जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम होगी RL सर्किट की, तो दैट विल बी द क्वेश्चन कि आप वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होगी, तो तब आपके पास इंडक्टर जो सर्किट है RL सर्किट उसकी जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम होती है। और ये अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है आपका RC सर्किट जो है उसकी इम्पिडेंस मिनिमम होती है, तो यू कैन टेक इट एज जब आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, तो तब आपके पास जो है इस सर्किट की जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम होगी, क्योंकि इम्पिडेंस जो है वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का नेट रिजल्ट होती है, तो दैट्स व्हाई और उस हवाले से जो है हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि रियल फॉर्म में रेजिस्टेंस होती है और रिएक्टर जो है वो इमेजिनरी तौर पे ली जा रही होती है, सो दैट्स व्हाई वी आर इमेजिनिंग दैट, तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है इसका। अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जरिए से चलेंगे तो ये XC और XL जो है वो इमेजिनरी वैल्यूज रखते हैं, जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हवाले से लिखी गई है। So in this lecture, we learn about the response of RC circuit in the presence of AC voltage. We have computed the current flowing through the circuit by using the trigonometric approach, differential approach and phasor method. और इसके साथ साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि moreover the comparison between RN and RC circuits have been presented and now concluded that the current leads and voltage lags by the phase angle in the RC circuit and vice versa for the RL circuit। इसका मतलब ये है जी कहने का कि हम RL सर्किट को हमने पढ़ा है तो हमने देखा है कि अगर हमारे पास RC सर्किट है तो उसके अंदर जो है करंट जो है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग करते हैं किसी एंगल फाई के साथ इन RC सर्किट, जबकि अगर हम RL सर्किट लेंगे तो उसके अंदर ये काम उल्ट हो जाता है, हमारा जो वोल्टेज जब लीड करता है करंट जो है लैग करता है और वो एंगल फाई वही का वही रहता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट कि फाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा फाई जो है वो सर्किट के अंदर दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी और सर्किट कंपोनेंट्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर रेजिस्टर है तो रेजिस्टर की वैल्यू पे, और इंडक्टर है तो इंडक्टेंस की वैल्यू पे, कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की बातें और सारा कुछ समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर RLC सर्किट विद AC सोर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RLC सर्किट, करंट, इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस एंड फेजेस को पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो लाजमी तौर पे आप इंटरेक्टिव सेशन के जरिए से जूम मीटिंग के जरिए आना चाहते हैं वो बता दें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी आप कर सकते हैं, वी हैव ग्रुप ऑन दैट, एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय या फिर अपने किसी क्वेश्चन का या किसी किस्म के इशू का डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अल्लाह।